हे गाइस व्हाट्सअप, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एक नई यहाँ पे यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग पेपर के अकॉर्डिंग इसका नाम वेरी करता है। किसी में फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है, किसी में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है, लेकिन कंटेंट लगभग सभी में सेम रहता है। तो हम इस यूनिट को आज स्टार्ट कर रहे हैं और उसी सीक्वेंस में हमारा सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, फिर उसके बाद इसके कंटेंट को जानेंगे, इसके अंदर किस तरह के हमारे टेस्ट होते हैं, है ना, और किस तरह से हम मेज़र करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। ठीक, द स्टैटिस्टिकल मेजर विच टेल अस द लोकेशन और पोजीशन ऑफ सेंट्रल वैल्यू। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी हमारा क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेज़र है जो हमें क्या बताता है, हमारे जो डेटा सीट है, जो भी टोटल डेटा है, उसकी हमारी सेंट्रल वैल्यू की पोजीशन को ये बताता है। ठीक है, हमारे सेंट्रल वैल्यू की, हमारे जितना भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उस डेटा की सेंट्रल वैल्यू को या उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम जिस स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, देखो, पोजीशन ऑफ सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल पॉइंट। ठीक, टू डिस्क्राइब द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द एंटायर मास ऑफ डेटा इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि जो भी हमारा डेटा दिया गया है, जो भी सीरीज का डेटा हमारा दिया गया है, उस डेटा के मिडिल वैल्यू को, ठीक है, बीच की वैल्यू को जानने के लिए हम जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, और जब इस चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो उसी का नाम हो जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद जब वैल्यू निकल जाती है तब हम देखते हैं कि जो हमारी अन्य वैल्यूज हैं, अन्य जो डेटा हमें अवेलेबल है, उसकी सेंट्रल से हमारे किस तरह की वेरिएशंस होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ लिया, तो सेंट्रल टेंडेंसी को भी हमें समझ लेना चाहिए। द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू कंसंट्रेट अराउंड द सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि हमारे जितने भी डेटा दिए गए हैं, उन डेटा की सेंट्रल वैल्यू की तरफ की कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। यानी कि कोई भी सीरीज हमें दी गई है तो उस सीरीज के जितने भी डेटा दिया गया है, उस डेटा का हमारे सेंट्रल पॉइंट की तरफ हम क्या कंसंट्रेशन रहता है, इसी चीज़ की को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि अन्य वैल्यूज की हमारे सेंट्रल वैल्यूज की तरफ क्या हमारे कंसंट्रेशन है। ठीक, इस चीज़ को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप क्लियर है। सेंट्रल वैल्यू की तरफ जब हम कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे तो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी हो जाता है। जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल की, जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेज़र होता है, तो उस चीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारा ओवरऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बन जाता है। जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं टूल्स के थ्रू, फॉर्मूलेज के थ्रू, तो वो मेज़र हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि मेजर क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे जब हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं, क्यों करते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट हमारा आता है टू गेट अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर ग्रुप। यानी कि हमें एक मिडिल की वैल्यू मिल जाती है जो हमारे पूरे जो हमारा सीरीज़ दी गई है उसको क्या करती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स को अपने में समाहित किए होती है, सीधे से बात करें तो। ठीक है, जैसे कि हमें दिया गया होगा एक सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7, तो हम मिड वैल्यू ले लेंगे, हम ले लेते हैं मिड वैल्यू, तो हम मान के चलते हैं कि ये सारा डेटा एवरेज इस पे सेंट्रल जो हमारी वैल्यू है उसी पे टिका हुआ है। यानी कि सारे जो हमारे अलग अलग वैल्यूज हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स हम उस सेंट्रल वैल्यू पे देखते हैं। ठीक, सारे वैल्यू को कंसिडर ना करके हम उसकी सेंट्रल वैल्यू को कंसिडर करते हैं, तो वही सेंट्रल वैल्यू हमारे सारे जो सीरीज है उसको रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी को
मेज़र किया जाता है। दूसरा है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। सेंट्रल टेंडेंसी जब हम निकाल लेते हैं, जब हमारा मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, हमारा जो बीच का पॉइंट है उसको निकाल लिया, तो हम उसका कंपैरिजन अलग अलग जो हमारे सीरीज का डेटा है उस पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज़ थी 2 4 6 8, ओके, ये हमने सीरीज़ ले ली, तो इसकी हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, ठीक है। हमारे पास कितने आती वैल्यू, 18 20 हमारे पास टोटल आ गया, और 20 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 हमारे पास क्या आ गया, इसकी सेंट्रल वैल्यू आ गई, यानी कि ये मीन आ गया। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 हमारा सेंट्रल वैल्यू आ गई। तो हम अब यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2 हमारा से इससे कितना वेरी करता है, 4 इससे कितना वेरी करता है, 6 कितना वेरी करता है, या एक सिंगल सीरीज में भी हम कंपैरिजन करते हैं और दूसरे सीरीज से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि पहले का मिड पॉइंट आया 5, दूसरे का आया 6, तो हम इस हिसाब से भी सीरीज में भी जो कंपैरिजन है उसको कर सकते हैं। क्योंकि एंटायर वैल्यू को अगर हमको कंसिडर करना पड़ेगा तो हमें सिंगल वैल्यू से सिंगल वैल्यू, फर्स्ट सीरीज की सिंगल वैल्यू से सेकंड सीरीज की सिंगल वैल्यू को कंपैरिजन करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारा टाइम यहाँ पे लग जाता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि हमने एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लिया है, फर्स्ट जो हमारे ग्रुप है उसका, और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लिया दूसरे ग्रुप का जो कि दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सिर्फ इन दो वैल्यू के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इन दोनों सीरीज के बीच में हमने कंपैरिजन कर लिया, दैट्स इट। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे किसके, सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब है एक अच्छे एवरेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होने चाहिए। पहला है सिंपल एंड रिजिड डेफिनेशन होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए और रिजिड डिफाइन होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज उसको कुछ और से डिफाइन कर दिया, कल कुछ और बना दिया, ठीक है। उसकी जो डेफिनेशन है वो रिजिड होनी चाहिए, यानी कि जो स्थिर होनी चाहिए एक तरह से। जैसे कि मैंने बोल दिया, आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी को, जैसे हमने एवरेज को हमने डिफाइन कर दिया कि एवरेज ये होता है, कल के दिन में उस डेफिनेशन को किसी ने चेंज कर दिया कि नहीं भाई एवरेज वो नहीं होता, एवरेज ये होता है, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा और ये अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा उसकी रिजिड डेफिनेशन होनी चाहिए। रिजिड का मतलब होता है एक तरह से फिक्स, या है ना, स्टेबल भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा है इजी टू अंडरस्टैंड। ये तो हम सभी जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग में इजी होना चाहिए तभी हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है अगर वो इजी नहीं होगा तो उसको यूज करने में दिक्कत आएगी, और ज़्यादा लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज़ यूजलेस फॉर अस। तो दूसरा हम क्या कहेंगे, ये इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और सिंपल एंड इजी टू कंप्यूट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये इजी टू कंप्यूट नहीं होगा, हम आसानी से इसको कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, तो लोग इसको यूज क्यों करेंगे, है ना। जो सिंपल चीज़ है उसको ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो ये सिंपल भी होना चाहिए और आसानी से कैलकुलेट करने वाला भी, कंप्यूट करने वाला होना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एवरेज की। एवरेज हमारा क्या होता है, सेंट्रल की वैल्यू होती है जो हमारे इंटायर जो हमारी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब हम जब तक सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सेंट्रल वैल्यू हमारे एंटायर सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें सारे के सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करके ही अपनी सेंट्रल वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये कह रहा है कि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उससे जो हमारे सेंट्रल की वैल्यू है ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर है लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लैक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल जो हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक पॉपुलेशन होता है, ठीक। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जो हमारा होल स्टडी का जो एरिया होता है उसमें से हम क्या उठाते हैं, एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, और उसी सैंपल से हम क्या करते हैं, अपनी एवरेज को टेस्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमने सैंपल लिया है उसमें अगर फ्लैक्चुएशंस हो जाएं, जैसे कि हमने आज इतना सैंपल उठाया तो बाद में हमने थोड़ा और सैंपल बढ़ा के उठा लिया तो फ्लैक्चुएशंस हो गई, या घटा दिया सैंपल या बढ़ा दिया, तो उससे हमारे जो एवरेज में है उसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है हमारा कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमने मीन हमने निकाला है, यानी कि जो हमने एवरेज निकाला है, उस एवरेज का भी जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए, यानी कि वो एप्लीकेबल होना चाहिए। जनरल टर्म्स में हम बात करें, जैसे हमने कोई 10 हमने मार्क्स स्टूडेंट के हमने मार्क्स निकाले, ठीक है, हमें मिल गए एवरेज मार्क्स 10, तो उस मार्क्स का हमारा रियल लाइफ में भी हमारा इम्प्लीकेशन होना चाहिए। अब हम बच्चों के जैसे मार्कशीट देखेंगे तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी होनी चाहिए, यानी कि हम उसका अन्य चीज़ों में भी यूज कर सकें, अन्य टेक्निक में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसी की बात करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, या हम पढ़ेंगे मोड। तो मोड में भी हम मीन से और मीडियन से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एवरेज ऐसा होना चाहिए कि जो निकलने के बाद फर्दर हम इस पे और भी स्टडी कर सकें, यानी कि ये यूजफुल हो सके और स्टडी करने के लिए, आगे की जो रिजल्ट हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए ये एवरेज का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कुछ थी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थ्योरेटिकल कुछ बातें थी एवरेज से रिलेटेड। एवरेज इन द सेंस आप ले सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी से ही एक तरह से मान लें। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे टाइप्स होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नापने के लिए यहाँ पे टेक्निक क्या क्या हमारे पास होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दो तरह के यहाँ पे एवरेज हम देखने को मिलेंगे। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिकल एवरेज में क्या आता है, पोजिशनल एवरेज में क्या आता है, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज में हम तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो पढ़ेंगे अर्थमेटिकल मीन, दूसरा हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीन, और तीसरा हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। ये तीन चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एवरेज में। और दो चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, पोजिशनल एवरेज में। एक हमारा हो गया मीडियन और एक हमारा हो गया मोड, ठीक है। क्लियर है इतना? हमने क्या बात करी थी कि कितने तरह से हम मेज़र कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। तो मेनली मैं आपको 5 तरह की यहाँ पे मेथड है वो बता रहा हूँ। पहला हमारा मैथमेटिकल एवरेज, उसमें 3 यहाँ पे मेथड आ जाती हैं, जिसको बोलते हैं AM, GM और HM, ठीक है, ये 3। और मीन, मीडियन, पोजिशनल एवरेज की जब बात करें तो मीडियन इसको M से डिनोट करते हैं, मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। इतनी बातें क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जब हम निकालते हैं, देखिए हमने यहाँ पे बात करी थी ना अर्थमेटिक मीन, पहले हम किसकी बात करेंगे, अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन की बात करेंगे, फिर हार्मोनिक मीन की बात करेंगे, फिर हम मीडियन और मोड की बात करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी हमारी एक सीरीज चलेगी। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन को कैसे निकाला जाता है, ठीक। इसके भी 3 तरह की मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर एक सीरीज में, ठीक है। हमारे पास मेनली कितने तरह की सीरीज होंगे क्वेश्चन में, हमारे पास 3 तरह की यहाँ पे सीरीज होने वाली है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जिसमें हमें सिंपल सा डेटा दिया रहता है, जैसे सिंगल हमें दे दिया जाएगा एज 2, 4, 6, 8, 10, कह दिया जाएगा कि इस एज का हमें क्या निकालना है, हमें सीधे सीधे इसकी अर्थमेटिकल मीन निकालना है, ठीक है। तो ये हाँ तो हमारी हो गई इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी हम क्या बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के। डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स जो दिया होता है, एक्स का मतलब कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल आपको दिए होंगे, जैसे एज हो सकता है या आपका हो सकता है इसके अलावा इनकम हो सकता है ना। इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं ले लेता हूँ इनकम, ठीक है, एक मैंने इनकम ले लिया, दूसरा मैं ले लेता हूँ एज, ठीक है। तो इनकम में मैं ले लेता हूँ 10,000, तो एज में मैं ले लेता हूँ 70, यानी कि 70 ईयर्स के एज के जितने लोग हैं वो 10,000 रुपीज़ को अर्न करते हैं। जब 20,000 की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30, यानी कि 30 के एज के लोग क्या करते हैं, 20,000 रुपीज़ अर्न करते हैं। यानी कि हमने क्या बना दी, एक तरह से फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो डेटा हमें दिया है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट कर दी। उसको आगे देखेंगे
आप इतना समझ लो, डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी होती है, ठीक है, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है कॉन्टीन्यूअस सीरीज। कॉन्टीन्यूअस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल देखने को मिलता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस तरह का जब डेटा, इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है, तो इस तरह का जब भी डेटा देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो ये दो सीरीज हैं, इनको हम बोलते हैं ये तो हमारा आ गया इंडिविजुअल, ये हमारा डिस्क्रीट हो गया, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है। इनको बोलते हैं, इन दो को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा। और ये हमारा आ जाता है ग्रुप्ड डेटा में, सॉरी ग्रुप्ड डेटा में। हमारा कंटिन्यूअस सीरीज वाला ग्रुप्ड डेटा में आ जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के हमारे क्लास इंटरवल बने होते हैं, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30। तो ये हमारा एक तरह से क्या होती है, ग्रुपिंग कर दी जाती है, यानी कि इस ग्रुप के अंदर कितने लोग आएंगे, 10 लोग, इस ग्रुप के अंदर 20 लोग, तो इस तरह से ग्रुपिंग कर दी जाती है, ठीक है, ओके। एक ओवरव्यू मैंने आपको इसका दे दिया है, ठीक है। इसमें कुल मिला के हम जो इंडिविजुअल सीरीज होगी, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज को भी हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। वो होगी डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। फिर डिस्क्रीट सीरीज को भी हम तीनों से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस सीरीज को भी हम इन तीनों से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन से। कहने का मतलब ये है, एक टाइप के क्वेश्चन में हम 3 मेथड यूज करेंगे। 3 मेथड कौन कौन सी हम यूज करेंगे, एक तो करेंगे डायरेक्ट मेथड, दूसरा हम करेंगे शॉर्टकट मेथड, तीसरा करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, ठीक। तो एक की सेम मैंने क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से कराऊंगा, और इसमें आगे मैंने कर रखा है, ठीक। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज मैंने आपको बताया था, सिंपल सा आपको डेटा दिया रहेगा। यहाँ पे देखो एक इलस्ट्रेशन मैंने क्या रखा है, द मंथली इनकम ऑफ द 5% इन एज गिवन बिलो, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट इनकम है 1123, 1140, 1144, 1136 और 1148, ठीक है। इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें सीरियल नंबर डाल देना है टेबल बना के। दूसरा हम क्या कर देंगे, इसमें मंथली एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया है, और हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में जो हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के लिए, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स, यानी समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, जितना भी हमें डेटा दिया गया है, ठीक, एक्स मान लेंगे उसको, और उसका जो टोटल जोड़ कर देंगे तो वो हमारा समीशन हो जाता है, एन हो जाता है हमारा जो हमारे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 5 लोगों की यहाँ पे मंथली इनकम दी गई है, और उसके अलावा हमने इसको एक्स मान लिया, जो हमारी मंथली इनकम थी उसको हमने एक्स मान लिया, इसको यहाँ पे टेबल में लिख लिया है। उसका सब समीशन करेंगे, यानी कि उसका टोटल हम योग करेंगे, तो हमारे पास वो आ जाता है सिग्मा एक्स। सिंपल है, और फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया आपको, एक्स बार, यानी कि इसको मीन बोलते हैं। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन ऑफ एक्स हमारे पास ये आ गया है 5700, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से, तो हमारे पास आ जाता है 5। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स बार 1140, ठीक है, 1140 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है, यानी कि हमारा क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज विथ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, इसी सीरीज को, इसी तरह की इंडिविजुअल सीरीज को हम किससे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, ठीक। उसके बाद उसी सीरीज को हम किससे करेंगे, हम जो हमारा स्टेप डेविएशन का मेथड होता है उससे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू आपको दे दिया है डायरेक्ट मेथड में किस तरह से हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, ठीक।
ठीक। एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। और ये क्वेश्चन किसका था फिर से बता दूं मैं, इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल में सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन दी होती है, किसी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। डिस्क्रीट में हमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, तो उसको डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहती है। क्लियर, उसको आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया ओवरव्यू, जो हम करने वाले हैं। मीन, मोड, मीडियन, ये सब हम करेंगे। किस तरह के पोजिशनल एवरेज होती है, किस तरह के मैथमेटिकल एवरेज होती है, ये सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो आज इतना कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं इसके बाद जो हमारे इंडिविजुअल सीरीज है उसको 2 और मेथड से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड कर चुके हैं। इसके बाद हम इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से, और फिर इसी को करेंगे हम किससे, हमारे स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक आप कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।